हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब कम्मा खानी दोस्तों। जीएसटी के सफ़र में हम आखिरी पड़ाव के बहुत नज़दीक हैं और आज पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 22 पे, जिसका नाम है अपील्स एंड रिविजन्स। नाउ इस चैप्टर की खासियत क्या है कि ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि बॉस आप जब सेटिस्फाइड नहीं है तो होते हैं किसी भी ऑफिसर के या किसी ट्रिब्यूनल के या किसी कोर्ट के डिसीजन से, तो आपको उनसे आगे कैसे बढ़ना है, किसको अपील करना है, कब अपील करना है, कितने टाइम में अपील करना है, कितना रुपया दे के अपील करना है, क्या हमें अपील करने के पहले टैक्स जमा करना है, इंटरेस्ट जमा करना है या बिना करे करना है। ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। अब ये चैप्टर आज की डेट में फ़िलहाल एज़ पर योर जुलाई 21 का अटैम्प्ट MCQ में तो आता ही आता है। आई बिलीव कि क्वेश्चन नंबर जो 6 जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है वहाँ पे भी कभी 3-4 मार्क के लिए एक आधा क्वेश्चन फेंक सकते हैं इंस्टीट्यूट। साथ ही साथ में जो आपका रियल लाइफ है वहाँ तो काफ़ी काम आता है, इंटरव्यूज़ में तो काम आने ही वाला है। इंटरव्यू एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉस इस स्टेज पे मेरा केस पहुँच गया है, अब मैं हाई कोर्ट में हूँ, अब बताओ आगे अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं। सो एनीवे कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात याद रहे, कुछ इंडिकेशन यहाँ पे दिए हैं कि पूरे चैप्टर में जहाँ जहाँ पे इन्होंने ए यूज़ किया है वो होगा एपेलेट अथॉरिटी, ना कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। क्या होगा वो इस चैप्टर वाला, जहाँ जहाँ ए वो होगा एपेलेट अथॉरिटी। रिविजन अथॉरिटी के लिए RA होगा, ITC का हमको पता ही है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कभी भी ये सोचा है कि किसी भी केस के अंदर या किसी भी चीज़ में, किसी भी कानून में क्यों एक हायरार्की बनाया जाता है कि इस तरीके से हम अपील करेंगे, इस तरीके से अगर झगड़ा होगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, क्यों किया जाता है? क्योंकि फंडा बहुत सिंपल है ना, कि जहाँ पे हम हैं, हम भी एक ह्यूमन बीइंग है और जो ऑफिसर है जिसने वो काम आपके लिए किया है, चाहे वो असेसमेंट हो, चाहे वो एक नई डिमांड हो, व्हाट्सएवर द केस में भी, वो भी एक पर्सन है। हो सकता है दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, इसके लिए मैं अपने आप को सही बोल रहा हूँ और वो अपने आप को सही बोले। अब एनीवे अगर मेरी बात से सामने वाला बात सहमत नहीं है तो वो अकॉर्डिंगली क्या करेगा, वो अपने हिसाब से फैसला सुना देगा। बट मुझे हमेशा एक टैक्स पेयर के हिसाब से ऐसा मन से होना चाहिए ना कि कोई और उसके ऊपर उसका डैडी है जो मेरी बात सुन सकता है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो ऐसा तो, या अगर ऊपर वाला भी मेरी बात नहीं समझ पा रहा तो उसके ऊपर कोई और भी होना चाहिए। इट इज़ एज गुड एज हर लॉ जॉइंट फैमिली के जैसा होता है। इट इज़ नॉट न्यूक्लियर फैमिली कि फैमिली में एक ही पर्सन है, फैसला सुनाया काम खत्म। इट इज़ ऑलवेज लाइक अ जॉइंट फैमिली जहाँ पे हमसे बड़े बड़े भाई बहन भी होते हैं, उनसे बड़े उनके मॉम डैड भी होते हैं, उनसे बड़े दादा दादी भी होते हैं, नाना नानी भी होते हैं, और हम उनसे भी डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। एनीवे हो गई बहुत सारी परिवार की बातें। फटाफट यहाँ देखो हायरार्की क्या है, और इसी हायरार्की को हम डिटेल में पढ़ने वाले चैप्टर में। अपील्स एंड रिविजन्स। नाउ सबसे पहली बात तो बात करते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की। कोई भी ऑर्डर जब आपके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया है उसको हम जाके अपील में डाल सकते हैं अगेंस्ट दैट ऑर्डर इन एपेलेट अथॉरिटी, जिसको हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या बोलने वाले हैं, AA। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रहे, एक ऑप्शन और है। ये ऑप्शन किसके पास है? ये ऑप्शन है रिविजन अथॉरिटी के पास। क्या ऑप्शन है कि जो भी उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर, उनके छोटे ऑफिसर्स, उनसे छोटे ऑफिसर्स ने जो भी ऑर्डर्स पास किए हैं वो चाहे तो उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। अब वो रिवाइज़ कब कर सकते हैं, किस कंडीशन में कर सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। कमिंग बैक टू हायरार्की, तो सबसे पहला जो अपील 1 है वो कहाँ पे होता है? वो होता है एपेलेट अथॉरिटी में। अगर आप AA से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या करोगे? तो आप AT में जाओगे। अगर आप RA से भी सेटिस्फाइड नहीं तो भी आप कहाँ जाओगे? तो भी आप AT में जाओगे। नाउ अगर आप AT से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहाँ जाओगे? सीधा हाई कोर्ट में जाओगे। हाई कोर्ट से नहीं तो जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। एक बात यहाँ पे ध्यान रहे, जब आप एपेलेट ट्रिब्यूनल में आपका केस चल रहा है उस टाइम पे अगर आपका केस किसी नेशनल बेंच ने या रीजनल बेंच ने सुन लिया है तो वो इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट होता है। इसके लिए अगर उन्होंने आपकी बातें सुन ली है
तो भाई इसके बाद वापस हाई कोर्ट जाना मतलब उनकी बेइज्जती है नेशनल बेंच वालों की। तो क्या करेंगे, सीधा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब ये सारी बातें हम लोग इन डेप्थ नीचे कवर करने वाले हैं, तो सेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाने वाला है। तो फटाफट देखते जाइए और सीखते जाइए और समझते जाइए। ओके, नाउ कीप दिस चार्ट इन माइंड। ओके, कीप दिस चार्ट इन माइंड, कीप दिस थिंग इन माइंड। यहाँ इस तरीके से ये काम होगा। इफ़ यू वांट व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसको हमेशा ओपन रखता हूँ दूसरे एक पेज पे आपको दिखाने के लिए। ओके, हियर इट इज। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ओपन करके रख देता हूँ ताकि हम बार बार जब रेफरेंस लेवे तो हम यहाँ से रेफरेंस ले सकें। ठीक है, ओके, कमिंग बैक। तो सबसे पहली बात किसकी करने वाले अपन, एपेलेट अथॉरिटी की बात करने वाले हैं कि एपेलेट अथॉरिटी में कब कब जा सकते हैं, कैसे कैसे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखो अब जब हम ए के पास जा रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा याद रहे दोनों के पास पावर है जाने का, दोनों के पास अधिकार है राइट से जाने का। कौन दोनों, देखो ऑर्डर किसने पास किया है, ऑर्डर पास किया है एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने। तो उस ऑर्डर से दुखी टैक्स पेयर भी हो सकता है या फिर दुखी डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो अगर हम दुखी हैं तो हम एग्रीव्ड हैं और डिपार्टमेंट दुखी है तो डिपार्टमेंट एग्रीव्ड है। तो यहाँ पे देखो, पहले हम यहाँ पे सीख रहे हैं टैक्स पेयर वाली बात। तो टैक्स पेयर अगर दुखी है तो क्या करेगा, वो जाएगा आ के पास, कितने दिन में, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच डिसीजन और ऑर्डर। याद रहे, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच डिसीजन और ऑर्डर। इसके ऊपर भी MCQ जुलाई 21 में आते, इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ इस बात पे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अथॉरिटी ने क्या किया, एडजुडिकेशन ऑर्डर दे दिया 23 सितंबर को, लेकिन वो कम्युनिकेट कब किया टैक्स पेयर को, 28 सितंबर को। तो आप पूछो 3 महीने गिने, वो कहाँ से गिने हैं, ऑर्डर दिया तब से ना, ऑर्डर कम्युनिकेट किया उस दिन से गिनने हैं 3 महीने। ठीक, कीप दिस इन माइंड। अच्छा सर, अगर 3 महीने में हम लोग अपील नहीं फाइल कर पाए तो आपको 1 महीने एक्सटेंशन और मिल जाएगा, लेकिन सफिशिएंट कॉज आपको शो करना पड़ेगा। आज गले में क्या हो रहा है, आज गला खराब हो गया, आज मैं गाना कैसे गाऊंगा। ओके, अच्छा सर, अब क्वेश्चन आता है टैक्स पेयर अपील कौन से फॉर्म में करेगा, तो किस में करेगा, वो APL 01 में फॉर्म करेगा। अच्छा, इसको याद करने बहुत सिंपल है, सबसे पहली अपील है ये, पूरे हायरार्की में पहली अपील है ये, इसलिए क्या है 01 नाम दे दिया फॉर्म का। APL स्टैंड्स फॉर अपील, GST इज GST, तो ये याद रहेगा टैक्स पेयर 01 में अपील फाइल करता है। अच्छा, जैसे ही हम अपील फाइल करते हैं उस टाइम क्या करना है, A certified copy of the decision or order appealed against shall be submitted within 7 days of filing the appeal। देखो जैसे ही मैंने अपील फाइल कर दिया ना, तो मेरे को 7 दिन में मैं कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर रहा हूँ, यहाँ ऑर्डर किसका आ चुका है ऑलरेडी, प्रीवियस अथॉरिटी विच इज़ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो मुझे 7 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, अपील फाइल करने के वो जो सर्टिफाइड कॉपी है उस ऑर्डर का जो आया था अथॉरिटी से, वो मुझे दे देना है आ को, मीन्स AA। ठीक है, एपेलेट अथॉरिटी। सर 7 दिन में दे देना है, क्यों दे देना है, 7 दिन में आप दोगे ना, उसके बाद ही आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि हाँ आपने अपील किया है। अगर आपने 7 दिन में नहीं दिया तो आप जब तक नहीं दोगे तब तक आपको एक्नॉलेजमेंट देंगे ही नहीं। बेटर वर्ड यहाँ पे क्या यूज़ किया, फाइनल एक्नॉलेजमेंट। और जब तक ये आपको नहीं आता है तब तक आपका अपील स्टार्ट नहीं होगा प्रॉपर्ली। देखो यहाँ पे नीचे लिखा है डेट ऑफ फाइलिंग अपील, एकदम ध्यान से पढ़ना है इसको। इफ़ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर इज सबमिटेड विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग अपील इन GST APL 01, 7 दिन में दे दिया है तो डेट ऑफ फाइलिंग क्या होगा, सिर्फ द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट।
अच्छा ना, अब देखो यहाँ पे सिस्टम क्या है पूरा, यहाँ देखो शॉर्ट में आपने क्या किया, आपने GST APL 01 भर दिया। अब जैसे ही आप भरोगे ना, आपको इमीडिएटली क्या मिलेगा, यू विल इमीडिएटली गेट प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट, इमीडिएटली मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है कि विद इन 7 डेज क्या करो, सर्टिफाइड कॉपी सबमिट कर दो प्रीवियस ऑर्डर का। अगर आपने 7 दिन में कर दिया है, इज्जत से कर दिया है, तो फिर जो आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिल तो जाएगा, लेकिन आपकी फाइलिंग अपील की डेट क्या मानी जाएगी, यही डेट जिस दिन पे आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला था। लेकिन सर मैं 7 दिन में नहीं सबमिट किया डिटेल, तो क्या होगा, तो आपने जिस दिन सबमिट करोगे ना, फिर उस दिन से मानेंगे कि आपने अपील इस दिन फाइल किया है। तो सर इससे फ़र्क क्या पड़ जाएगा, फ़र्क बहुत बड़ा पड़ जाएगा। इससे आपके पास टाइम है 3 महीने का, उसके बाद टाइम है और 1 मंथ, टोटल टाइम कितना आपके पास में 4 मंथ्स का। अब समझो आपने 4 मंथ के अंदर अंदर, ये देखो यहाँ पे, सपोज़ आपने 4 मंथ्स के अंदर अंदर APL 01 तो फाइल कर दिया, यहाँ पे फाइल कर दिया, 3 दिन बाकी थे, 01 का APL फाइल कर दिया। अब आपको 7 दिन में भरना था, तो 7 दिन में जब आप भर रहे हो, अगर आपने 7वें दिन भी भरा है ना तो भी चलेगा। हम डेट क्या मानेंगे, ये डेट मानेंगे जिस दिन आपने अपील कर दिया, ऐसा मान लेंगे। लेकिन अगर आपने 7 दिन के बाद भरा, तो जब भरा तब मानेंगे डेट ऑफ अपील। तो अगर तब मानेंगे डेट ऑफ अपील, इसका मतलब उस दिन तो ऑलरेडी डेट जा चुकी है अपील करने की। तो आपने APL 01 भर भी दिया होगा तो भी रिजेक्शन हो जाएगा, बिकॉज अपील आपने की नहीं, ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, एनीवे अगर ये 7 दिन के बाद भी विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स के अंदर का पीरियड, तो आप बच जाओगे, वरना आप फंस जाओगे। ठीक है, समझा, इतना क्लियर है, पक्का, आगे चलूँ। ओके, अच्छा, अब ये आपने इनकम टैक्स में भी पढ़ रखा है, सेम चीज़ GST में भी है। हम जब भी अपील करने जाते हैं, बड़े पप्पा के पास जाते हैं, तो हमें कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है जाने के पहले। तो ये देखो यहाँ पे मैंडेटरी प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग अपील, ये हम लोग हेडिंग नंबर 7 में सीखने वाले हैं। याद रहे, अभी तक जो मैं पढ़ रहा था, ये सेक्शन कौन सा पढ़ रहा था, ये देख लो, बता दूँ, ये याद रखना है आपको, सेक्शन 107 पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, तो ये 107 का डिपॉजिट कितना भरना है वो आगे आएगा, तब पढ़ेंगे अपन, टैक्स पेयर वाला डिपॉजिट। अच्छा, जैसे कि मैंने बात किया था कि दोनों जन दे सकते हैं, एग्रीव्ड हो सकते हैं, टैक्स पे एग्रीव्ड देख लिया। नाउ हो सकता है डिपार्टमेंट दुखी हो, अगर डिपार्टमेंट दुखी हो तो वो क्या करेगा, वो भी सेम तरीके से जाएगा और अपील फाइल करेगा। लेकिन देखो, टैक्स पेयर के लिए कितना महीने का टाइम था, 3 मंथ्स का टाइम था बाय डिफ़ॉल्ट। ये गवर्नमेंट ऑफिसर लोग हैं, तो इनको 6 मंथ्स का टाइम दे दिया कि तुम 6 महीने में कभी भी जाके अपील कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे 1 मंथ उनको वहाँ पे एक्स्ट्रा था, आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा यहाँ पे भी मिल जाएगा। बाकी सारी बातें सेम है कि कम्युनिकेशन से ही 6 महीना गिनेंगे, कुछ नया इसमें नहीं है। अच्छा, अब ये ऑफिसर भर रहा है अपील, तो ऑफिसर कौन सा फॉर्म भरेगा, APL 03 भरेगा। ठीक है, अच्छा, अब ऑफिसर APL 03 भरेगा, क्या ऑफिसर को भी कोई डिपॉजिट करना पड़ेगा भरने अपील करने के पहले, आंसर इज नो। क्योंकि एनीवे टैक्स डिमांड किससे किया गया था, ऑफिसर से कि टैक्स पेयर से, टैक्स पेयर से। तो कभी भी डिपार्टमेंट वालों को डिपॉजिट भरने की ज़रूरत आने वाली नहीं है। अच्छा, अब ये जो है विच इज़ अपीलेट अथॉरिटी, ये अपील को किस तरह से लेगा और किस तरह से आगे बढ़ेगा, कैसे प्रोसेस करेगा। तो पहला बात है ड्यूटीज़। उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसकी ड्यूटी है कि वो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करे, जो आप हमेशा सीखते हो, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करें, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देवे, और अगर एडजॉर्नमेंट्स कोई पार्टी मांग रही है, अगर रीजनेबल हो तो एडजॉर्नमेंट देवे, लेकिन कितना, नॉट मोर देन 3, ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, नॉट मोर देन 3। ठीक है, परमिटिंग एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील इफ फाउंड रीजनेबल, कुछ और भी ग्राउंड्स हैं, अगर लगते हैं रीजनेबल तो बोल सकते हैं कि हाँ कर लो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया MCQ पॉइंट से, ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी। The R can make further inquiry and pass its order। ठीक है, अब A के पास आया तो A पास करेगा, इस ऑर्डर को जो A ने पास किया उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर इन अपील।
इस सादा ऑर्डर नहीं, इसका नाम क्या, ऑर्डर इन अपील। ये एमसीक्यू में कभी पूछ सकते हैं यहाँ वहाँ घुसा के, और ये चीज़ें आपको किसी भी समरी में नहीं मिलने वाली, किसी भी टीचर के बुक में नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि ये मेन बुक में है, आईसीएआई की बुक में है। ठीक है, ओके। बस बाकी सारी वही बातें हैं कि चाहे जो चाहे इंक्वायरी कर सकता है, जो चाहे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके हिसाब से काम कर सकता है, नॉर्मल बात है। ये भी हमने पहले सीख रखा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीकिंग ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। उसके अलावा के पास कितना टाइम है, कितना टाइम में उसको ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या मजे वाली बात है, एडवाइजरी टाइम है 1 ईयर का। मैंडेटरी बोल रहा है क्या? नहीं, दिस इज रिकमेंडेटरी। एडवाइस किया गया कि हो सके तो 1 साल में दे दो, 1 साल में नहीं हुआ तो चल बे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एडवाइजरी है। ठीक है, कंफ्यूज यहाँ पर ना हो जाना। और जैसे हमेशा अपने सीखा है कि कोई अगर स्टे वे आ गया, किसी कोर्ट का स्टे ट्रिब्यूनल का स्टे आ गया था, तो उसको अपन उस 1 ईयर में इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, ओके। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ एपेलेट अथॉरिटी। ये अपन ने आ बहुत बार सुन लिया, मगर होगा कौन? ऐसा कोई नाम का थोड़ी अथॉरिटी है कि मैं जाऊं डिपार्टमेंट और बोलूं मुझे के पास पेपर देना है, नहीं ना। तो मतलब कौन? अगर डिसीजन या ऑर्डर अगेंस्ट विच द अपील इज टू बी फाइल्ड इज पास्ड बाय द एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर। इसका सिंपल मतलब क्या निकलता है कि जो आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी था ना, कौन था वो? या तो वो एडिशनल या फिर जॉइंट कमिश्नर था। तो आप उसके अगेंस्ट जिसको ए बनाओगे वो कौन होगा? वो कमिश्नर इन अपील्स होगा। और अगर आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन था, वो डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर या सुप्रिटेंडेंट था, आपका केस वहाँ चल रहा था, तो फिर भैया यहाँ पे आपका ए कौन बनने वाला है? कोई भी ऑफिसर जो जॉइंट कमिश्नर इन अपील्स के रैंक के नीचे का ना हो, वो बन जाएगा आपका अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, इतना पक्का? अच्छा, ये देखो, ये हमने अभी क्या सीखा, वी हैव लर्न दिस। ठीक है, हमने ए वाला काम सीखा। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि ऑप्शन और है कि रिविजनल अथॉरिटी भी होती है, जहाँ पे रिविजन्स इन ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। तो ये देखते हैं रिवीजन वाला पार्ट क्या है। जो अब तक हमने सीखा है इसको भूलना नहीं। हमने अभी तक क्या सीखा हायरार्की में? हमने सीखा है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी, वो अथॉरिटी से अगर दुखी है टैक्स पेयर या फिर डिपार्टमेंट, कहाँ जाएगा? ए के पास जाएगा, एपेलेट अथॉरिटी के पास जाएगा। एक और रास्ता है कि हम लोग ऑर्डर जो पास हुआ था उसको अपील ना करके उसको रिवाइज भी करवा सकते हैं। तो हम रिवाइज का रास्ता आप देख रहे हैं। अच्छा, ऑर्डर्स विच कैन बी रिवाइज्ड, तो बघा, अ रिविजन बाय रिविजन अथॉरिटी ऑफ द ऑर्डर्स पास्ड बाय इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। ये ऑर्डर रिवाइज हो सकते हैं जो छोटे ऑफिसर्स ने पास किए हैं। द रिविजनल अथॉरिटी में ऑन हिज ओन मोशन, देखो या तो वो खुद से कर सकता है रिवाइज्ड, जो बड़ा अथॉरिटी है वो, या फिर कोई उसको इन्फॉर्मेशन मिला कहीं से भी, उसके बेस पे रिवाइज कर सकता है, या कोई स्टेट या यूटी जीएसटी कमिश्नर जो था उसने कोई आपको ऑर्डर या रिकॉर्ड दिया एग्जामिन करने के लिए कि आप ये एक बार चेक कर लो, तो उसके बेसिस पे भी रिवाइज कर सकता है। समझा यहाँ पे? अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये ऑर्डर रिवीजन का रिक्वेस्ट टैक्स पेयर दे सकता है? माय क्वेश्चन, क्या ये ऑर्डर रिवाइज करना, जो प्रीवियस ऑर्डर पास हुआ है उसको रिवाइज करने का रिक्वेस्ट क्या टैक्स पेयर दे सकता है? ध्यान से देखो, कहीं एक्ट में लिखा नहीं लेकिन दे सकता कि नहीं दे सकता। लेकिन एक बात समझ में क्या आ रही है, यहाँ क्या लिखा है? तो वो खुद से कर सकता है या फिर उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिले उससे कर सकता है। अब इन्फॉर्मेशन किससे मिले ये कहीं लिखा है क्या? यहाँ पे देखो, कहीं नहीं लिखा। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम। अब वो इन्फॉर्मेशन उसको उसके चपरासी से भी मिल सकती है, किसी बैंकर से भी मिल सकती है और टैक्स पेयर से भी मिल सकती है। तो आंसर इज वो रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता लेकिन इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि साहब ये मिस्टेक लग रहा था मेरे को, एक बार आप देख लो और जब मैं तो रिवाइज कर लेना, मतलब कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसा घूमने का नहीं। ठीक है, नाउ
अब ये जो अपन ने ऊपर पढ़ा सेक्शन 107 उसका समरी चार्ट दिया है। अब मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ तो दोबारा पढ़ने का मतलब निकलता नहीं। आप इसको एग्जाम टाइम पे पढ़ सकते हो, लेकिन यार डिटेल में सब कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज कुछ चीज़ें यहाँ मिसिंग होगी, तो फर्स्ट टाइम आपको पूरे नोट से ही पढ़ना है। चलिए चलते हैं आगे। अच्छा, जैसे ही उन्होंने जो केस रिकॉर्ड को एग्जामिन किए और आरए का ऐसा मानना है कि जो डिसीजन है ऑर्डर का वो जो सबऑर्डिनेट ने पास किया है या तो वो गलत है, लेकिन ध्यान से देखना क्या लिखा है, वो रिवाइज कब करेगा, जब जो प्रीवियस ऑर्डर पास हुआ है वो एरनियस है, वो गलत है, सो फार एज इट इज़ प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू एंड इज इलीगल और इम्प्रॉपर। समझ रहे हो इस बात का मतलब, या तो जो ऑर्डर पास किया था वो इलीगल या इम्प्रॉपर था तब पे रिवाइज कर देगा। अब फिर अगर कोई मिस्टेक हुआ है, एग्जाम्पल 2+2 कितना होता है 4, समझो गलती से 2+2 8 लिख दिया वहाँ पे, या 2+2 7 लिख दिया वहाँ पे, और वो 7 के दम पे टैक्स पेमेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है। एक बात बताओ, डिपार्टमेंट को 4 रुपये के बदले 7 रुपये आ गए, तो क्या कोई घाटा हो रहा है डिपार्टमेंट का? नहीं हो रहा ना। तो अगर वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं है, अगर डिपार्टमेंट का घाटा नहीं हो रहा है तो गलती को जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना शाना है डिपार्टमेंट, कितना शाना है। ओके, या फिर किस केस में रिवाइज कर सकते हैं, कोई ऐसे मटेरियल फैक्ट्स थे जो पहले नहीं पता थे अब मालूम पड़ गए तो भैया रिवाइज कर दो। या फिर जो हमारे CAG है जो हमने ऑडिट में सीखा है, C&AG, उनको कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ है, उन्होंने कुछ बताया है, तो भैया बहुत बड़े गुरु हैं, उनकी बात भी देख लो और जरा रिवाइज कर लो। या फिर किसी भी वजह से इफ नेसेसरी स्टे द ऑपरेशन ऑफ सच डिसीजन और ऑर्डर फॉर सच पीरियड एज ही डीम फिट। अच्छा आगे देखो, आरए जो भी फर्दर इंक्वायरी करेगा उसके बाद नेसेसरी ऑर्डर पास करेगा जैसा उसको मन करे, जैसा उसको ठीक लगे। जैसे ही वो रिवाइज्ड ऑर्डर पास करेगा, अब वो लंबा चौड़ा ऑर्डर होगा तो आरए की एक जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी क्या है कि एक समरी ऑफ ऑर्डर इशू करेगा जिसमें क्लियरली लिख के देगा कि रिवाइज होने के बाद में ये फाइनल डिमांड का अमाउंट है जो हमको लेना है टैक्स पेयर से, ताकि वो टैक्स पेयर कन्फ्यूज ना हो जाए। आरए के किसी भी फैसले से अगर नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है टैक्स पेयर तो उसको भौंकने का मौका देना पड़ेगा। जब तक वो रिवीजन वाला ऑर्डर किसी भी हायर अथॉरिटी के पास अपील नहीं हुआ है तो उसको फाइनल ही माना जाएगा। ये तो बट ऑब्वियस कॉमन सेंस है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसी के अंदर का पार्ट है फैटर्स टू द पावर ऑफ रिवीजन। मस्त भारी वर्ड यूज़ किया इंस्टीट्यूट ने। फैटर्स म्हणजे का है टू रिस्ट्रेन। इस पूरे लाइन का सिंपल मीनिंग क्या है कि कब कब रिवीजन नहीं हो सकता है। ठीक है, कब कब रिवीजन नहीं हो सकता है। तो कब नहीं हो सकता भाई, या तो जो ऑर्डर आप रिवाइज करने का सोच रहे हो वो ऑलरेडी सामने वाला बंदा ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल चुका है। अरे जब वो अपील डाल चुका है तो भाई वो रिस्पेक्टिव कोर्ट ठीक कर लेगा गलती को। तू मत कर होशियारी खुद का, तो तू चुप रहे, मत कर तू अब। ठीक है, या फिर वो जो पीरियड था ना, 6 महीने का पीरियड था ऑफिसर के लिए, 3 साल का मैक्सिमम पीरियड होता है काम करने के लिए, वो सब एक्सपायर हो गया है। अरे जब एक्सपायर ही हो गया, तुम्हारा काम ही एक्सपायर हो गया है, तुम्हारा टर्म एक्सपायर हो गया, तो तुम क्या करोगे? रिवाइज, भाड़ में जा, कुछ रिवाइज नहीं हो पाएगा। या फिर पिछले स्टेज पे ही एक बार ऑर्डर रिवाइज हो चुका है, इसका मतलब रिवाइज्ड कैन नॉट बी री-रिवाइज्ड। वंस रिवाइज्ड इट इज ओके। ठीक है, बस ये ऐसा ही है, बाकी सब रिपीट पॉइंट एक बार पढ़ लेना। अच्छा ये देखो, ये मजेदार पॉइंट है। पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग लिमिटेशन ऑफ 3 years। जो मैक्सिमम 3 साल का ही टाइम होता है लिमिटेशन पीरियड का अप्लाई करने के लिए, उसमें क्या एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि क्या उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जिस दिन पे अपीलेट ट्रिब्यूनल फैसला सुनाता है उस दिन से लेके एंड द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, वो पीरियड काउंट नहीं करेंगे। या फिर जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया वहाँ से लेके जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वो पीरियड काउंट नहीं करेंगे। इन शॉर्ट, जिस पीरियड में हियरिंग चल रही थी इधर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो पीरियड हम लोग काउंट नहीं करेंगे 3 साल के अंदर। ठीक है,
ये देखो मैंने कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्क किया हुआ है लाल लाल। सिंस आ ऑल्सो हैज़ पावर टू एनुअल enhance etc as discussed in heading 3, in order to avoid any duplication of proceedings an order which is subject to appeal cannot be revised। ठीक है, हम सीख चुके हैं ऑलरेडी ये बात तो। however the revisional order can be passed on the points that are not raised or decided in an appeal। क्या बोल दिया, क्या बोल दिया? देखो अपील अगर फाइल हो चुका है, हमने ऊपर क्या पढ़ा अभी अगर अपील फाइल हो गया हम रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम अपील फाइल करते हैं ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पहले वाला ऑर्डर था उस पूरे ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करते हैं। हो सकता है ऑर्डर में 4 पॉइंट लिखे हो, हमने 2 पॉइंट के लिए अपील फाइल किया, तो वो 2 ही पॉइंट अपील में है ना, बाकी 2 तो अपील में नहीं है, तो वो बाकी 2 का रिवीजन कर सकते हैं, पार्शियल रिवीजन हो सकता है। ठीक है, इतनी बताने का प्रयास यहाँ पे किया है। बस यही मेन पॉइंट जो मुझे समझाना था यहाँ पे। अच्छा, ऑफिसर्स कौन ऑथोराइज्ड हैं जो रिवाइज कर सकते हैं? रिवीजन अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं? तो अगेन पहले वाली जैसी बातें हैं, अगर जो पिछला ऑर्डर है वो एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर से दिया है तो आरए कौन बनेगा? प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर। अगर वो फैसला असिस्टेंट कमिश्नर सुपरिटेंडेंट ने दिया तो कौन बनेगा? एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर। ठीक है, ये इतना रिलेवेंट नहीं है, बट सिर्फ एक बार देख के तो आपको अच्छा लगेगा। अब चलते हैं आगे। अब वापस आता हूँ मेरे इस चार्ट पे, ध्यान से सुनना, वापस अपन स्टोरी रिपीट करते हैं। क्या हुआ था? कुछ फैसले हुए, कहाँ पे? एजुकेशन अथॉरिटी के पास। अब वो फैसला नहीं जमा तो इधर टैक्स पेयर या फिर डिपार्टमेंट कहाँ चले गए? वो चले गए आ के पास। या फिर वो जो ऑर्डर पास हुआ था वो रिवीजन अथॉरिटी ने रिवाइज कर दिया और वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो भी हम कहाँ चले गए? हम चले गए सीधा एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो इन केस मैं आ से दुखी हूँ या मैं रा से दुखी हूँ, आई रिपीट, इन केस मैं रा से दुखी हूँ या फिर मैं आ से दुखी हूँ, तो मैं कहाँ चले गया? मैं चले गया एटी के पास। नाउ अब जब मैं 80 के पास जाऊंगा तो चलिए 80 के पास चलते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? पक्का? ठीक है। अब जब हम 80 के पास चलते हैं, यहाँ पे देखो द ट्रिब्यूनल, यानी कि वही 80 की बात हो रही है, इज द सेकंड लेवल ऑफ अपील। सिंपल सी बात है, फर्स्ट लेवल कौन था? आ, अब हो गया सेकंड लेवल ट्रिब्यूनल। Where appeals can be filed against the orders in appeal passed by the A or order in revision passed by Ra by any person aggrieved by such an order in appeal or order in revision। यानी कि वो जो अपील वाला ऑर्डर क्या बोलते हैं? उसको ऑर्डर इन अपील बोलते हैं, और रिविजन ऑर्डर को क्या बोलते हैं? ऑर्डर इन रिविजन बोलते हैं। ठीक है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनो। हम लोग को एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना तो है, लेकिन 2 तरह के स्ट्रक्चर हायरार्की चलती है एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर भी कि हम कहाँ जाएंगे। देखो, एक तो नेशनल बेंच होती है, ठीक है, वहाँ मत देखो, सिर्फ यही देखो। एक होती है नेशनल बेंच और दूसरी क्या होती है? स्टेट बेंच। जो नेशनल बेंच होती है वहाँ पे हम कब जाते हैं? स्टेट बेंच पे कब जाते हैं? अब ध्यान से समझना, ये टाइप्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल है, वी कैन नॉट गो इन बोथ। ठीक है, एक में ही जा सकते हैं। तो खुद कानून ने डिफाइन किया कि कौन से केस में कहाँ जाना है। अच्छा, नेशनल बेंच का आप समझ लो, आपकी जानकारी और समझने के लिए नेशनल बेंच का एक नाम और क्या पकड़ लो, या कोई भी और बेंच जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है उसको क्या बोलते हैं? रीजनल बेंचेस। ठीक है, नेशनल बेंच बोलूँ, रीजनल बेंच बोलूँ, दोनों भी एक ही है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। या फिर मैं स्टेट बेंच बोलूँ या एरिया बेंच बोलूँ, एक ही है। ठीक है यहाँ तक? तो फिलहाल मैं बार बार नेशनल, रीजनल, स्टेट, एरिया सब नहीं कहूँगा। आई विल ओनली स्पीक 2 वर्ड्स, नेशनल बेंच एंड स्टेट बेंच। नेशनल मतलब रीजनल आ गया, स्टेट मतलब एरिया आ गया।
तो हमें नेशनल कब जाना है और स्टेट कब जाना है? सीधी सी बात है, हमने एक बार किसी कहीं और भी अपने बात की थी इस बारे में। अगर कोई फंडा कनेक्टेड है दो स्टेट के प्लेस ऑफ सप्लाई का झगड़ा, इन शॉर्ट अगर दिक्कत है और डिस्प्यूट का कारण क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, कि प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन स्टेट है, आउटसाइड स्टेट है, या क्या है, तो उस केस में तो वो जो स्टेट वाला बेंच है फैसला कर ही नहीं पाएगा। तो क्या बोल दिया, सिर्फ उस केस में आपको जाना नेशनल बेंच के पास। उसके अलावा अन्य जो भी केस है सब आप कहाँ जाएंगे, स्टेट के पास ही जाएंगे, स्टेट बेंच के पास जाएंगे। ठीक है, इतना पक्कू? ठीक है। अच्छा, अब ये दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ। तो याद है मैं जब इनिशियली जब अपन पढ़ रहे थे तो मैंने क्या डिस्कस किया था कि 80 के बाद हम कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन अगर हम जब 80 में जा रहे थे तो हम जब स्टेट में गए थे ना तो हाई कोर्ट जाएंगे अगर एग्रीव्ड हो गए तो। लेकिन अगर हम 80 के नाम पे झगड़ा प्लेस ऑफ सप्लाई का, तो और हम लोग कहाँ गए थे उस टाइम पे, नेशनल बेंच पे गए थे। अगर हम नेशनल बेंच पे गए थे तो उसके बाद कहाँ जाएंगे, सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना। ये चार्ट बहुत मस्त बना है इंस्टीट्यूट में। और ये बात ध्यान रहे, आप इधर हाई कोर्ट जाओ या फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ ही एंटरटेन किया जाएगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यानी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी जो है, यानी कि फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी जो है, फाइनल अथॉरिटी कौन है इस एक्ट के अंदर, नन अदर देन एटी। इट इज़ अ फाइनल अथॉरिटी जो फैक्ट्स को ढूंढने का काम कर सकता है। आपको जितने भी फैक्ट्स प्लेस करने हैं एटी के सामने प्लेस कर सकते हो। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोई नए फैक्ट्स नहीं सुनेगा आपके। ठीक है, वो सिर्फ झगड़ा क्या है, कानून को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, कोई मिस्टेक और ये क्या, सिर्फ वहीं उसी बात पे डील करेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो, ये जो 80 वाली बात है ना, कुछ ही टाइम बाद एक मस्त जोक होने वाला है 80 के ऊपर, कुछ ही टाइम बाद होगा। बड़ी बड़ी बातें लिखिए, अच्छा खासा पचका होगा कुछ टाइम बाद। अच्छा, एनीवे, ये देखो, यही है आपकी एपेलेट ट्रिब्यूनल। कैसे होती है, एक नेशनल बेंच या स्टेट बेंच, रीजनल बेंच या फिर एरिया बेंच। अब यहाँ पे क्या होता है, सभी केसेस पे एक प्रेसिडेंट होता है, एक टेक्निकल मेंबर्स होते हैं, कुछ सेंटर के अलग और स्टेट के अलग, और सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस था तो मैंने बता दिया। प्रोसीजर बिफोर एपेलेट ट्रिब्यूनल, एटी क्या क्या कर सकता है। अब ये सिखाने का मतलब निकलता नहीं है, आपने लॉ में बहुत बार पढ़ लिया है। आप समन्स भेज सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं, एविडेंस ऑन एफिडेविट्स मांग सकते हैं, कोई कमीशंस इशू कर सकते हैं, आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल में बी एनफोर्स्ड इन द सेम मैनर एज इट वर अ डिक्री मेड बाय द कोर्ट। ठीक है, जैसा कोर्ट का फैसला आता है उसी तरह से इसको माना जाएगा। अब क्या बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं भाई अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला पसंद नहीं आया हमको, अब हमको 80 भी नहीं जमा, 80 भी नहीं परवड़ा, तो किधर जाने का, 80 नहीं परवड़ा तो कहाँ जाने का, पूरा 80 नहीं परवड़ा, कहाँ जाने का 80 नहीं परवड़ा तो, या तो हाई कोर्ट, ठीक है, और या फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट। अगर स्टेट के रास्ते से गए हो तो हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, अगर नेशनल के रास्ते से गए हो तो सीधा सुप्रीम कोर्ट। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे भी दो तरह की बातें हैं, या तो दुखी टैक्स पेयर होगा या फिर दुखी डिपार्टमेंट होगा। तो अगर टैक्स पेयर दुखी है तो टैक्स पेयर एग्रीव्ड है, टैक्स पेयर जाएगा, और अगर ऑफिसर दुखी है तो ऑफिसर जाएगा। इसका टाइम लिमिट क्या है भाई, इसका टाइम लिमिट भी सिंपल है, विद इन 3 मंथ्स जो आपको ऑर्डर हुआ था उस 3 महीने के अंदर अंदर आपको फर्दर कोर्ट्स में अपील कर देनी है, और ये कंडोल कर सकते हैं और 3 महीने के लिए, टोटल 6 महीना मिल सकता है। जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर कौन से फॉर्म में अप्लाई करेगा, APL 05 में अप्लाई करेगा। सेम वाली कहानी यहाँ पे भी है, पिछले जो ट्रिब्यूनल था उसका ऑर्डर 7 दिन में सबमिट करेगा, 7 दिन में सबमिट किया तो जिस दिन पहले बार APL 5 भरा था उस डेट को ही क्या मान लेंगे, डेट ऑफ अपील। अगर 7 दिन में नहीं सबमिट किया तो जब सबमिट किया उस डेट को ही क्या मानेंगे, डेट ऑफ अपील, एंड दैट वुड बी फाइनल एक्नॉलेजमेंट का डेट।
सेम बात देखो यहाँ पे लिखी जो पहले अपन ने पढ़ी। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू रिफ्यूज टू एडमिट एन अपील, कि भाई किस केस में अपील को रिफ्यूज़ किया जा सकता है। पहला कौन सा केस है, या तो जो वो टैक्स या आईटीसी इन्वॉल्व है, या फिर जो डिफरेंस इन टैक्स यानी कि टैक्स की चोरी इन्वॉल्व है, या फिर जो फाइन फी पेनल्टी जो है इन्वॉल्व है ना इस ऑर्डर के अंदर, ये 50,000 से कम का है। अरे जब 50,000 से कम का कांड है, तुम कितना ऊपर जाओगे यार। पहले छोटे ऑफिसर के पास थे, फिर तुम यू वेंट टू एजुकेशनल अथॉरिटी, उसके बाद तुम चले गए एटी के पास में। अरे बस कर भाई, मेरे तेरा अमाउंट कितना है, आधा पेटी का तेरा अमाउंट है। भीख मांगते मांगते हाई कोर्ट तक पहुंचे, पागल है क्या, भाग यहाँ से। 50 के ऊपर है, 50 ऊपर है तो आगे जा, 50 तक है तो भैया जो तेरा 80 का फैसला आएगा ये तेरा फाइनल फैसला है, बाकी भाड़ में जाओ उसके बाद में। ठीक है, और मेक सेंस ना, सेंस बनता है उस बात का। अच्छा अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। Law also provide for filing of cross objections by the respondent against such part of the order against which respondent may initially not have chosen to file an appeal। बस सीधी सी बात है, जैसे ही अपील फाइल होती है 45 डेज़ का टाइम मिलता है रिस्पोंडेंट को। रिस्पोंडेंट कौन होता है, जिसने भी अपील किया उसके सामने वाला बंदा जो रिस्पॉन्ड करेगा उसको, वो होता है रिस्पोंडेंट। उसको टाइम मिलता है कि 45 डेज़ में अपने क्रॉस ऑब्जेक्शन दे दो कि ये जो बंदे ने अपील किया है इसके खिलाफ आपके क्या शब्द हैं, आपको क्यों लगता है कि अपील फाइल नहीं होना चाहिए था। ये आप 45 डेज़ में दे दो। अगर लेट करते हो तो 45 डेज़ का और कंडोन किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ देखो पहली बार क्या आया, अगर आपको 80 के ऑर्डर को आगे अपील करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे भरने पड़ेंगे। पैसे कितने भरने पड़ेंगे, फीस है, ये फीस है, टैक्स वैक्स की बात नहीं हो रही है, ये पैसा चार्ज किया जा रहा है अपील फाइल करने का। 1000 फॉर एवरी 1 लाख ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। तो इन शॉर्ट अगर आपका केस 2 लाख का है तो 2000, 5 लाख का है तो 5000, लेकिन इट शैल नॉट एक्सीड 25,000। ये ध्यान रहे, अगर आपने सिर्फ गलतियां ठीक करने के लिए ही रिक्वेस्ट किया है किसी एटी वेटी के पास में, तो भाई उसका फीस देने की ज़रूरत नहीं है, हम इतने निर्धन नहीं है। ठीक है, अपील का फीस लेंगे खाली बस। मैंडेटरी पी डिपॉजिट, यहाँ पे भी मैंडेटरी पी डिपॉजिट है, कुछ तो भरना पड़ेगा। हेडिंग नंबर 7 में सीखेंगे हम लोग एक ही साथ में कितना डिपॉजिट भरना पड़ेगा आगे जाने के पहले। ये तो था कौन सा, ये तो था टैक्स पेयर का अपील। डिपार्टमेंट के पावर्स पे पावर अपील करने का, डिपार्टमेंट भी 80 में जाके अप्लाई कर सकता है विदिन 6 मंथ। सेम पुरानी वाली कहानी ही है। ठीक है, विदिन 6 मंथ्स दे कैन अप्लाई। APL 07 में भरेगा और पी डिपॉजिट डिपार्टमेंट तो नहीं देगा। अच्छा अब ये जो ऑर्डर है 80 का, अच्छा आई गेस मैंने बीच बीच में शायद है ना स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैंने शायद बीच बीच में हाई कोर्ट यूज़ कर लिया बार बार। इट वाज एवरीवेयर ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल। ठीक है, हाई कोर्ट आगे आएगा तो कीप दैट इन माइंड, हालांकि जो लिखा है वो सही लिखा है। अच्छा जो 80 का ऑर्डर है वो ऑर्डर किस तरह से होगा, सेम वही बात है जो पहले वाली बात थी, नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाएगा, मैक्सिमम 3 एडजॉर्नमेंट देंगे जो शुड बी रीजनेबल होना चाहिए। एडवाइजरी टाइम है 1 साल का, उससे एक्सीड हुआ तो भी चलेगा बिकॉज ये एडवाइजरी टाइम है। ट्रिब्यूनल चाहे तो वो अपनी मिस्टेक खुद से भी ठीक कर सकता है, बट इट हैज़ नो पावर टू रिव्यू नहीं कर सकता, सिर्फ खुद से ठीक कर सकता है। नो अमेंडमेंट विच हैज़ इफेक्ट ऑफ एनहेंसिंग असेसमेंट। अरे सिंपल सी कहानी है कि अगर ट्रिब्यूनल कुछ ऐसा कर रहा है जिससे टैक्स बढ़ने वाला है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के पहले टैक्स को नहीं बढ़ा सकता है। इससे पढ़ा ट्रिब्यूनल के बारे में, आता बगा मस्त जोक बगा। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। एक मजे की बात सुनाऊं, हमारे देश में अब तक 80 है ही नहीं। आता बगा, ये पूरा पढ़ते हैं मजा आएगा। देखो
The division bench of Madras High Court in the case of Revenue Bar Association versus Union of India 2019 has struck down the composition of appellate tribunal. Struck down कर दिया भाई, हटा ही दिया उसको. As it comprises of more number of technical members than judicial members. उन्होंने डिफाइन किया था कि टेक्निकल मेंबर्स ज़्यादा होंगे जुडिशियल मेंबर से. Consequently, the appellate tribunal has not been constituted so far, and therefore an appeal cannot be filed before it within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated. कितना बड़ा जोक है सर ये. कानून बनाने वालों ने कानून में लिख तो दिया कि ये हायरार्की होगा, आप 80 के पास जाओगे. 80 बना ही नहीं है देश में अब तक. 1 जुलाई 2017 से आपका GST एक्ट लागू हो चुका था. तब से जितने भी झगड़े हुए जा रहे हैं, जो हायरार्की में 80 आता है, 80 80 80 80 है ही नहीं. आगे चलो. लेकिन ये मिस्टेक तकलीफ इनको भी समझी. to remove difficulty arising in giving effect to the above provision of the act. भाई जो एक्ट पे लिखा है उसको फॉलो कैसे करें जब 80 है ही नहीं. तो गवर्नमेंट ने इशू किया CGST 9th रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी का. उनके बहुत सारे सर्कुलर्स आए थे. उसमें एक 9th सर्कुलर में क्या उन्होंने बताया, 9th ऑर्डर 2019. It has been provided by the said order that the appeal to the tribunal can be made within 3 months या फिर 6 months in case of appeal by the government. ठीक है, ये कर सकेंगे कब? फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर और डेट ऑन विच. और ये देखो नया ऐड किया. देखो 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 देखो, अगर तुम जाग रहे हो 3-6 महीना कहाँ से? ये तो अपने सीखा ही था, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर. और देखो क्या ऐड कर दिया, और ये नहीं था वहाँ पे. डेट ऑन विच द प्रेसिडेंट और द स्टेट प्रेसिडेंट एज द केस में बी ऑफ द 80 एंटर्स ऑफिस विच एवर इज लेटर. समझू कि नहीं? अब क्योंकि ऊपर जो प्रोविजन में लिखा था उसको लागू तो करवाना है. अब लागू करवाए कैसे भैया? 80 है ही नहीं देश में. और जब 80 आएगा तब तक तो प्रीवियस ऑर्डर को आके 3-6 महीना बीत चुका होगा. तो नए लोग के लिए तो 80 काम कर पाएगा. व्हाट अबाउट पुराने लोग? तो उन्होंने क्या बोल दिया कि वो जो ऑर्डर आया था वो, या फिर जिस दिन हम किसी भी 80 को 80 के अंदर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे. क्या लिखा है? एंटर्स ऑफिस, मतलब या तो स्टेट वाले में या नेशनल वाले में. जब प्रेसिडेंट आ जाएगा मतलब 80 स्टार्ट हो गया है. तो उस दिन अगर लेटर वो दिन है तो उस दिन से हम आपको 3-6 महीना देंगे, वहाँ से आप अपील कर सकते हो 80 में. समझो कि नहीं? पक्का? मस्त है ना एकदम. Hence, as of now, the prescribed time limit to make application, let me mark it. Hence, as of now, the prescribed time limit to make application to the appellate tribunal will be counted from the date on which president or the state president enters office. Now, अब दिक्कत क्या है कि सर हम लोग कब तक उसका बाहर वेट करें ऑफिस के, कब आएंगे प्रेसिडेंट साहब करने के लिए 80. तो इसलिए देखो आगे और क्या लिखा है. Since the appellate tribunal is not functioning currently, function तो नहीं कर रहा वो, aggrieved parties need to file a writ petition before the High Court if they want to seek any relief, stay of demand, etc. याद रहे ये अपील फाइल नहीं हो रही हाई कोर्ट में. ठीक है, आई अगेन रिपीट. फिलहाल 80 नहीं है, 80 पिक्चर में रहेगा. 80 के ऑर्डर के बाद ही आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को ले सकता है. ठीक है, लेकिन अब 80 नहीं है तो रिट पेटिशन डालने का ऑप्शन दिया है. जब तक 80 ना आए तब तक रिट पेटिशन में क्या होगा, हम रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि भाई जो मेरी डिमांड थी ऑर्डर की उसको आप स्टे कर दो या कम कर दो फ़िलहाल के लिए. और फाइनल ऑर्डर तो वो 80 ही देगा जब 80 आएगा. और जब दुखी होंगे 80 से तब जाएंगे हाई कोर्ट में, तब आपको हाई कोर्ट ऑर्डर देगा. फ़िलहाल आपको सिर्फ स्टे दे देगा, रिलीफ दे देगा अगर आप डिज़र्विंग है तो. अब सपोज आप विजय माल्या जैसे लोग हैं और जाओगे हाई कोर्ट में, सर रिलीफ दे दो, बोलेगा कान के भाग यहाँ से. ठीक है, सो वो ध्यान रहे. समझा इतना? तो ये हालांकि अब ये कहीं पे आज से कहीं टेस्ट नहीं हुआ है, बट आई फेल्ट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई थॉट वी शुड रीड इन डिटेल. अब याद है हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि एक मैंडेटरी प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा अपील करने के पहले. तो वो पॉइंट इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे लिखा है अलग से सबका एक साथ में. ये देखो, पहले बात करते हैं 107 के बारे में.
107 कौन सा है? वो जो अपील टू आ किया था ना, वो वाला। उसमें कितना डिपॉजिट करना है बगा, फुल अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी जो भी है, एज इज एडमिटेड बाय हिम। भाई अगर टोटल टैक्स बनता है 50 लाख का, उसमें से 20 लाख का तो टैक्स पेयर खुद बोल रहे हैं हाँ 20 लाख का तो बनता ही है। अभी जब मैं खुद बोल रहा हूँ कि वो बनता है तो डिस्प्यूट है नहीं ना 20 लाख में। तो जो अनडिस्प्यूटेड अमाउंट है वो तो भैया पूरा इंटरेस्ट टैक्स सब कुछ भर दे। अब बचा कितना? बचा वो 30 लाख, वो डिस्प्यूट है, उसका 10% भर दे। 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट बराबर। मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 25 करोड़, उससे ज़्यादा नहीं भरने का। और 50 करोड़ इन केस ऑफ IGST, मतलब 25 करोड़ किसका है? 25 करोड़ C का है और 25 करोड़ अलग से S का है। ठीक है, इतना ही मैक्सिमम भरने का। हाँ जी थाम्बा, रुको फटाफट से यहाँ पे देखो, एक नन्ना मुन्ना सा अमेंडमेंट है नवंबर 22 की शीट में। सर अमेंडमेंट क्या है? यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर दिया गया है। तो आपने अभी ये प्रोविज़न पढ़ लिया है, ये प्रोविज़न एज इट इज़ इंटैक्ट रहेगा। इसके साथ एक लाइन ऐड हुई है और वो लाइन क्या कहती है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 अ प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड टू सबसेक्शन 6, वो सब ठीक है, दैट नो अपील शैल बी फाइल्ड टू आ अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 129(3) unless a sum equal to 25% of the penalty has been paid by the appellant। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रहे, ये चीज़ है, ये चीज़ अभी भी है। लेकिन अगर आपको अपील के लिए जाना है तो कोई अपील ऊपर की कंडीशन मीट हो भी जाती है अगर, लेकिन कोई भी अपील तब तक फाइल नहीं होगी जब तक एटलीस्ट पेनल्टी का मैं क्या टैक्स इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, नहीं, अल्टीमेटली एटलीस्ट पेनल्टी का 25% जब तक जमा नहीं होता तब तक आगे AA के पास अपील नहीं जा सकती। ठीक है, अच्छा जैसे ही इन्होंने ये चीज़ें अमेंडमेंट की तो जो सेक्शन 129(3) है, जो आपने पढ़ोगे अगले चैप्टर नंबर 21 में पढ़ चुके हो, क्या पढ़ोगे, 21 पढ़ चुके हो, तो उस 21 के अंदर हमने ये चीज़ें कवर की है। 129(3) क्या है, तो सीधी सादी बात है, इसका एक कॉन्सिक्वेंस वहाँ पे भी हो जाएगा। क्यों? बिकॉज अगर यहाँ पे ये चीज़ चेंज हुई है तो वहाँ पे भी इसका रिलेवेंट प्रोविजन था, हो जाएगा चेंज। तो बस वो बता रहा है कि वो चीज़ें भी हो जाएगी चेंज, दैट्स इट। तो कुछ नहीं है, बस याद रहे ये 2 के बाद में एक चीज़ और ऐड करनी है, विच इज़ कि दोनों कंडीशन, इवन इफ both conditions are satisfied, even in that case, जब तक मिनिमम 25% पेनल्टी जमा नहीं करवा देते तब तक आपका AA के पास अपील फाइल नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स इट। चलो कंटिन्यू विद द लेक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, आप पढ़ लिया, प्रोविजन तो बता ही दिया है मैंने। एक और जगह डिपॉजिट की बात की थी, कहाँ पे? जहाँ पे हम 80 में जा रहे हैं, आ से खुशी नहीं है, 80 के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम फंडा है कि बॉस जो आपका टैक्स का अमाउंट है, फाइन, इंटरेस्ट जो भी है, जो आपने एडमिट किया है, आपको दिक्कत ही नहीं है, वो तो पूरा भर दो। उसके अलावा देखो यहाँ थोड़ा सा टैक्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन का आएगा, बट देखो ध्यान से, उसके अलावा क्या करो, 20% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट भी भर दो। अब सर यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, ध्यान से समझना। गौर फरमाना, दिक्कत क्या लगती है, जो मुझे दिक्कत लगती है यहाँ पे, और ये अपना अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन है लॉ का। मैं 80 के पास कब जा रहा हूँ, मैं 80 के पास कब आ रहा हूँ, जब मैं दुखी हुआ आ से। तो पहले जब आ में अपील किया तब मैंने ऑलरेडी पूरा टैक्स इंटरेस्ट सब भर दिया ऑलरेडी, तो वो दोबारा नहीं भरना अपने को। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 80 के पास जाने के पहले टैक्स वैक्स पूरा भरो, ऑलरेडी अपन ऊपर भर चुके हैं ना, तो वो दोबारा नहीं भरना है। लेकिन यहाँ पे क्यों लिखा है? हो सकता है इन सब तहकीकात के अंदर और कुछ टैक्स बन के आ गया, या मैंने कुछ और अमाउंट ऐसा मान लिया कि नहीं 20 लाख नहीं,
पूरे 50 में से कम 30 लाख तो टैक्स है ही, मैं मानता हूँ इस बात को। तो पहले 20 माना था तो 20 भर के आया था, अब 10 और मान लिया तो 10 भरेगा यहाँ पे, पूरा 30 और नहीं भरेगा बैठ के यहाँ पे। ठीक है, कॉमन सेंस। यहाँ तक दिक्कत? नो दिक्कत। उसके बाद नीचे क्या लिखा? 20% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट। ऊपर 10% लिखा था, तो 10% ऑलरेडी भर चुके हो आप, तो ये 10 के डिस्प्यूट 10% के ऊपर और 20% भरना है, या टोटल 20 भरना है, कि 10 भर चुके हैं और 10 भरना है? क्या लगता है तुमको? यस, मुंह खोलो बोलो। अब तो बोलना ही पड़ेगा, अब इशारा नहीं समझेगा। अनम्यूट करो और बोलो। बचे हुए पे शायद। बचे हुए पे मतलब जो अमाउंट बाद में पता चला एक्स्ट्रा उससे। अरे एक्स्ट्रा तेल लेने गया, मेरा क्वेश्चन क्या था ढक्कन? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन क्या था? वही अमाउंट है, 30 लाख का डिस्प्यूटेड अमाउंट है, 10% भरा था ना वहाँ पे। हाँ, तो अभी टोटल 20% भरने के लिए बोल रहा है, तो वो 10 भरने के बाद अब बचा हुआ 10 भरूंगी, पूरा और 20 भरूं? बचा हुआ 10। गलत जवाब। कर दे म्यूट वापस से। इधर देख क्या लिखा है, 20% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। कौन सा? डिस्प्यूट वाला अमाउंट। लेकिन क्या बोला? इन एडिशन टू द अमाउंट डिपॉजिटेड बिफोर आ। तो जो पहले 10% भरा था इन शॉर्ट, उसको छोड़ दे, उसके अलावा और 20% भर। प्लेन रीडिंग से मेरे को लॉ में यही समझ में आता है, एंड एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ मेरे को यही समझ में आता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लिखा ऐसे तो मैं ऐसे इंटरप्रेट करूँगा। अगर ये जो लाइन है, अगर ये लाइन नहीं लिखा होता तो मैं क्या सोचता? जैसे मैंने ऊपर सोचा टोटल इतना टैक्स आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या सोचता मैं? टोटल इतना टैक्स इन डिस्प्यूट का 20% होना चाहिए, 10 भर चुका है, 10 और भरेगा। लेकिन यहाँ साफ साफ क्या लिख दिया? जो डिपॉजिट किया है पहले उसके अलावा 20%। तो अलावा 20% तो मान जे मेरे हिसाब से क्या लग रहा है, और 20%, टोटल 30% बन जाएगा अभी। अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं मेरे हिसाब से तो, बट अगर कुछ और, अगर आप लोग को जो यूट्यूब वाले देखने वाले हैं लेक्चर को कुछ और अगर आपको लग रहा है, बेटर लग रहा है, तो आप बता सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू लर्न न्यू थिंग्स। ओके, ये जो ऊपर अपन ने पढ़ा ये उन्होंने वापस यहाँ पे समरी दे दी है, तो आप रीड कर लीजिएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ प्री डिपॉजिट। देखो, हो सकता है जो झगड़े चल रहे हैं टैक्स के, आप आगे जाके जीत गए, आप 80 में गए और आप जीत गए, तो जीत गए तो जो पैसा भाई तुमने ज़बरदस्ती मेरे से जमा के रखा उसका ब्याज भी दो। तो उन पे भी जो रिलेवेंट ब्याज है, जो सेक्शन 56 में हमने सीखा था, उतना ब्याज इनको दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस बिफोर द एपेलेट अथॉरिटी और एपेलेट ट्रिब्यूनल। देखो, दोनों की बात कर रहा है यहाँ पे, ये एपेलेट अथॉरिटी यानी कि आ की बात भी कर रहा है और 80 की बात भी कर रहा है। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है? यहाँ पे ये कहना चाहता है, ध्यान सुनना है इस कॉन्सेप्ट को, कहानी सुनो पहले मेरी और समझे तो आगे बढ़ेंगे। कहानी बहुत सिंपल और इस प्रकार कहानी है कि पहले आपका केस किसके पास था? इट वॉज टू लोकल ऑफिसर ऑफ योर डिपार्टमेंट, और आई शुड से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जब उस अथॉरिटी के पास था, कोई कंसर्न उसने आपको लेके रेस, कोई इशू रेस किया कि इतना डिमांड और बनता है, और उसने आपसे पेपर्स मांगे। इन शॉर्ट उसने आपसे एविडेंस मांगे कि प्रूफ करो कि मैं गलत हूँ और तुम सही हो, प्रूफ कर दो, तो मैं वो ऑर्डर दे दूंगा वो हिसाब से मुझे लगा जस्टिफाइड लगा था। अब ऑफिसर ने तो मुझसे मांगा, मैं सपोज टैक्स पेयर हूँ, ऑफिसर ने मुझसे मांगा कि आप एविडेंस दे दो। मैंने ना उस टाइम जान पूछ के, टोटल मेरे पास 10 एविडेंस थे, मैंने उनको सिर्फ 8 ही दिए, 2 दिए ही नहीं। क्यों नहीं दिए? मैंने बोला मैं क्यों दूँ इसको 2, जाने थे, अगर मैं हार गया तो क्या होगा? मैं अपील करूँगा ना। जब मैं अपील करूँगा तो मैं इसके पापा को दिखाऊंगा, इसको नहीं दिखाऊंगा 2 एविडेंस।
एक बात सोच के बता, वो जो 2 एविडेंस तेरे पास थे वो तूने छुपाए, ये तूने गलत किया कि सही किया? ऑफ कोर्स गलत किया। अब जब गलत किया, अब देख क्या हुआ, अब आगे बढ़े अपन। जब आगे बढ़े और सपोज या तो ये मैं 80 पे हूँ या मैं आ पे हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, सपोज मैं आ में हूँ। अब आ ने वो जो 8 एविडेंस मैंने सबमिट किए थे पहले, वो एज इट इज़ सर्टिफाइड कॉपी वापस आ के पास आ गई वहाँ से कि हाँ इसने 8 डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, एविडेंस सबमिट किए थे। अब मैंने आ भी ऑर्डर देने वाला था मेरे खिलाफ, मैं भाग के गया, आ रुक, बोले क्या हो गया, दर्द हो रहा? नहीं, आ सुन, तो मेरे पास 2 एविडेंस और हैं जिससे मैं खुद को बेगुनाह साबित कर दूंगा और ये टैक्स का फिगर तुम भूल जाओगे। मैंने वो 2 एविडेंस लेके आया ऐसा हाथ में, मैंने कहा ये देखो, इसे मैं सच प्रूफ हो रहा हूँ। ये जो मैं एक्स्ट्रा लेके आया ना अपील के दौरान, उसको क्या बोलते हैं मालूम है क्या? उसको बोलते हैं एडिशनल एविडेंस। कॉन्सेप्ट समझा एडिशनल एविडेंस का? जो जब मांगा तब ना दे के अपील्स में देते, उसको क्या बोलते हैं? एडिशनल एविडेंस। अब ये एडिशनल एविडेंस ये आ या 80 एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तुमको क्या लगता है? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बोलेंगे तू हमारे बेटे को डॉक्यूमेंट नहीं दिया, छुपाया उससे, हाँ, अब तू हमसे ऑर्डर लेके जाएगा, फिर वहाँ जाके उसके सामने नाचेगा, उसके सामने, ये देख मैं पास हो गया, देख मैं बच गया। ये तुम गलत कर रहे हो हमारे। ऐसे इससे हमारे ऑफिसर्स का मोरल डाउन होता है। ये कोई तरीका है तुम्हारे काम करने का? दफाओ। एडिशनल एविडेंस जो तू लेके आया हम नहीं देंगे तुझसे। बोला सर प्लीज़ ले लो, मेरे को उस टाइम ये था वो था। अरे कुछ भी था, जो एविडेंस तेरे पास उस टाइम पे थे या तेरे पास उस टाइम पे हो सकते थे, तो क्यों नहीं दिए उस टाइम पे? कीप दिस इन माइंड। अगर ये कोई नए एविडेंस जनरेट हुए हैं जो अभी मिले हैं, पहले थे ही नहीं, कोई चांसेस नहीं है दूर दूर तक कि पहले ये हो सकते थे, तो आपको 80 या माफ़ कर सकते हैं कि ठीक है ला दे कम, कोई बात नहीं। लेकिन जो एविडेंस, जैसे एग्जांपल, में से 10 लेजर मांगे डिपार्टमेंट ने, मैंने 8 दिए, मैं 2 लेजर नहीं दिए। अब वो 2 लेजर देना पॉसिबल था उस टाइम पे, मैंने क्यों नहीं दिए? तो भैया ना चले, ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है। लेकिन हर इतने स्ट्रिक्ट रूल निकाल दिया तो एक्सेप्शन तो देना पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है, पहला एक्सेप्शन ये कि जब अथॉरिटी के पास मेरा केस चल रहा था, तब मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं उसको 10 के 10 डॉक्यूमेंट दूं, उसने 8 ही लिए, 2 लिए ही नहीं मुझसे। अरे मैं तड़प रहा था प्लीज़ दे, उसने लिया ही नहीं मुझसे। अब जब उसने नहीं लिया तो मेरी गलती है कि नहीं लिया, तो मेरी गलती नहीं है ना। तो जब मैंने फोर्स किया और उसने नहीं लिया, तो अब ये 2 जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है वो 80 या आ मुझसे ले सकते हैं। एक्सेप्शन आ गया कि ले सकते हैं। दूसरा, वो जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है ना, उसने मेरा एविडेंस मांगा ही नहीं मुझसे, या मेरे को बोला कि मैं तो उस एविडेंस लूंगा ही नहीं। एक तो मतलब क्या ना, मैं आई वोंट टेक एविडेंस फ्रॉम यू। अब जब वो मुझे मना कर रहा है, उसको मुझसे एविडेंस लेना ही नहीं है, तो मैं कैसे दूं उसको एविडेंस? तो ऐसे केस में भी मैं आ या 80 को जो नया एविडेंस दूंगा वो ले लेंगे। या ऐसे ही कोई भी वजह जिसकी वजह से पहले, जैसे एग्जांपल, पहले मुझे भौंकने का मौका नहीं दिया गया, तो कुछ पेपर्स साथ में देने थे, मैं दे ही नहीं पाया, अब मैं दे सकता हूँ, ठीक है, बशर्ते ये चीज़ें प्रूव होनी चाहिए। अच्छा, इन सारी चीज़ों के अंदर एक बात ध्यान दें जो यहाँ पे लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नो एडिशनल एविडेंस शैल बी एडमिटेड अनलेस आ और एपेलेट ट्रिब्यूनल रिकॉर्ड्स इन राइटिंग द रीजंस फॉर इट्स एडमिशन। ठीक है, हम जाके ऐसे नहीं बोल सकते सर प्लीज़ ये लो, प्लीज़ लो, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि लॉ में लिख दिया है कि अगर 80 या ए, अगर तुम एडिशनल एविडेंस ले रहे हो तो तुमको रीज़न लिखना है तुम्हारे ऑर्डर में कि तुमने क्यों लिया एविडेंस, नहीं एविडेंस इस बार, ठीक। अच्छा, नाउ इम्पोर्टेंट लास्ट लाइन देखो यहाँ पे, द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल शैल नॉट अफेक्ट द पावर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल or the appellate tribunal or appellate tribunal to direct the production of any document or the examination of any witness to enable it to dispose the।
सिंपल सी कहानी है ना। ये सब जो ऊपर रिस्ट्रिक्शन दिए इसका मतलब ये नहीं है कि आ के पावर कम हो गए। अब आ सोच रहा है एक फ़ोन करना है किसी विटनेस को, करूँ कि नहीं करूँ, एडिशनल विटनेस हो गया है, तो ऐसा नहीं, आ के पावर अनलिमिटेड है, आ कुछ भी कर सकता है, ठीक है, ताकि वो जस्टिस कर सके। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, अपेयरेंस बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। भाई कई सारे टैक्स पेयर होते हैं जिनकी खुद जाने की कैपेसिटी नहीं होती है, या वो डरते हैं या वो प्रॉपर ढंग से बात नहीं कर पाते। उस केस में उस बंदे का कोई भी रिलेटिव टैक्स पेयर का, या कोई रेगुलर एम्प्लॉय, या कोई एडवोकेट, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कॉस्ट अकाउंटेंट, या कंपनी सेक्रेटरी, या जीएसटी प्रैक्टिशनर, ये लोग भी जाके उसके बदले रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन डिस्क्वालीफाइड है ये करने के लिए? सिंपल सी कहानी है, एक ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट से निकाला गया है वो नहीं कर सकता, रिटायर्ड हुआ है वो कर सकता है, निकाला गया धक्के मार के वो नहीं कर सकता है, या किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हुआ है वो नहीं कर सकता, या जो खुद इंसॉल्वेंट, देखो आगे आएगा वही सब, अभी फाउंड गिल्टी है वो नहीं कर सकता, एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट वो भी नहीं कर सकता। तो ये सब कॉमन सी बातें हैं जो आपने ऑलरेडी सीख रखी है। यहाँ तक ठीक है। आ जाते हैं फिर से इस चार्ट के ऊपर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 80 से, हम कहाँ जा रहे हैं? या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। स्टेट वाला है तो जाएगा हाई कोर्ट में, और अगर हमने 80 दिया था नेशनल का तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे सिंपल है, एग्रीड बाय एनी ऑर्डर बाय द स्टेट और एरिया बेंच कहाँ जाएगा? सीधा हाई कोर्ट में जाएगा। याद रहे, इट शुड बी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली, ठीक है। टाइम लिमिट कितने दिन में जाएगा? भाई 180 दिन में जाएगा, ठीक है। और इसके पास पावर है कंडोन करने का। कितने दिन का पावर है? नहीं बताया, मतलब जितने भी दिन चाहे लेट ले सकता है, उनको लगा सही तो वो ले लेंगे। यहाँ पे अपील किस में होगा? APL 08 में होगा। हाई कोर्ट का फैसला वो अपने सिविल प्रोसीजर के पावर्स को यूज़ करके अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं, जो चीज़ें मांग सकते हैं, जो चीज़ें कर सकते हैं। सिंपल सी कहानी, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट। या तो हाई कोर्ट से अग्रीव्ड हो तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे, या नेशनल बेंच पे गए थे 80 में, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। ये चीज़ यहाँ पे रैपिड लिखी है। डायरेक्ट अपील शैल ऑल्सो बी लाइड टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी ऑर्डर्स पास्ड बाय द नेशनल और रीजनल बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल, ठीक है। इनके पास CPC के पावर है, वो पावर यूज़ करेंगे और वो करेंगे सारा काम। सम्स ड्यू टू बी पेड नॉट सेंडिंग अपील एक्सेट्रा, इसमें कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। सम ड्यू टू द गवर्नमेंट एज रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर पास बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो भी पैसा वैसा ड्यू है ना वो दे देंगे। कुछ काम का ही है, टाइम पास है, छोड़ो इसको, ठीक है। ऐसे कुछ है नहीं उसमें। अपील नॉट टू फाइल इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे अपील फाइल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अभी सॉरी, नहीं हो सकती नहीं, अपील फाइल नहीं किया जाता, नॉट टू बी फाइल नहीं होता है। कब नहीं होता? द बोर्ड में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल इशू ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन फिक्सिंग मॉनिटरी लिमिट फॉर रेगुलेटरी फाइलिंग ऑफ अपील और एप्लीकेशन बाय द GST ऑफिसर। अब देखो ध्यान से, एक कहानी को समझो, ये ऑलमोस्ट लास्ट कहानी है चैप्टर की। देखो, हम एज अ टैक्स पेयर मैं किसी भी लेवल पे अपील करूं, वेदर इट इज़ AT, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सारे केसेस में मेरा वकील मैं चेंज करते रह सकता हूं, या मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव है उसको मैं आई कैन कीप ऑन चेंजिंग देम। बट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो बंदा आएगा रिप्रेजेंट करने के लिए, वो तो वही ऑफिसर्स लोग ही जो आने वाले हैं हर बार, है ना, क्योंकि वही ऑफिसर जहाँ सामने आ रहे हैं, अपील गए कहीं भी गए, वही सामने आने वाले हैं। अब वो जो ऑफिसर आएंगे, ये जो ऑफिसर का आना जाना सब कॉस्ट है, ये भी तो कॉस्ट लगता है ना डिपार्टमेंट का। सपोज करो टैक्स की वसूली 1 लाख रुपए की है, और ये ऑफिसर लोग बेचारे लगे अपील में, अपील पे ले, अपील पे अपील ले, अपील पे अपील, लगे अपील में। देखो, टैक्स पेयर अपील करेगा तब तो उनको जाना ही पड़ेगा, लेकिन डिपार्टमेंट के बाद खुद का अपना कॉल है ना कि वो किस लिमिट के बाद का टैक्स का वसूली रहेगा तब अपील में जाए। जैसे हमने देखा लिमिट कितने का है, 50K का लिमिट है, 50K से नीचे रहा तो अपील नहीं कर सकते 80 के बाद। सपोज करो कि वो 70,000 रुपये का है,
अब डिपार्टमेंट का अपना कॉल है, वो सोचेगा कि 70,000 रुपये का है, हम लोग अगर आगे तक जाते हैं तो हमारा 1 लाख तो खर्चा ही हो जाएगा, वकील रखना, उसको भेजना, रीइंबर्समेंट देना, सब करना, बहुत खर्चा हो जाएगा। डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, वे छोड़ जा, अपने को अपील नहीं करना है, ऐसे केस जीत गया जितने छोड़ जान दे जाओ उसको, और सर वो नाचने दे उसको, अपने को नहीं परवड़ेगा जाके केस करना उसके खिलाफ। ठीक है, तो जो मैंने ये लिमिट कहा ना 70,000, ये वो लिमिट है जो बोर्ड है ना, वो बोर्ड जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेसिस पे दे देमसेल्व्स डिसाइड ए लिमिट कि इस केस को या इस लेवल से आगे जाना है तो इतना टैक्स है तो आगे जाओ, वरना आगे मत जाओ। ऑफिसर को बोल दिया आगे नहीं जाने का। तो बस वही भाई बातें यहाँ पे लिखी है। ये वाला पॉइंट है जो मुझे बताना था। नो पर्सन हु इज पार्टी इन एप्लीकेशन और अपील कैन contend that CGST officer has acquiesced in the decision on the disputed issue by not filing an appeal or application on account of monetary limits। क्या है ये देखो, कुछ समझा क्या? नहीं समझा? ओके, यहाँ पे देखो सपोज करो जो हम अभी भी बात कर रहे थे, 80 तक केस पहुंचा, टैक्स का अमाउंट था सपोज करो 1 लाख का वसूली था। ठीक है, अब 1 लाख का वसूली था तो ऑफिसर्स नहीं गए, आगे अपील नहीं किया ऑफिसर ने, सपोज करो। अब जब अपील नहीं किया और आगे उनको खुद से कुछ ठीक करने में, कुछ तो मन हुआ खुद से ठीक करने का, कुछ भी रीज़न हुआ, XYZ रीज़न हुआ, तो किसी भी केस में अब जो अपील फाइल करेगा, या सपोज करो ऑफिसर ने अपील फाइल नहीं किया, लेकिन 6 महीने के या 180 दिन के आखिरी दिन में मेरा मन हो गया, मैं तो अपील करूँगा, मेरे को तो और पैसा चाहिए डिपार्टमेंट से, और अपील करूँगा। तो वहाँ पे जब हम कटघरे में खड़े होकर केस एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पे मैं एज ए टैक्स पेयर कोर्ट को ये नहीं कह सकता, देखो सर अगर ये लोग मेरी बात नहीं मानते तो अपील करते ना सर आके, इन्होंने अपील नहीं किया ना, इसका मतलब उनको पता है मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। तो ऐसी बात टैक्स पेयर नहीं कह सकता अगर मॉनेटरी लिमिट की वजह से डिपार्टमेंट ने अपील नहीं किया, तो कहीं पे भी नहीं कह सकता। ठीक है, दिस एग्जाम्पल वॉज हाइपरबली बट आई वॉन्टेड टू जस्ट एक्सप्लेन द लाइन, तो मैंने बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नॉन अपीलेबल डिसीजंस इन ऑर्डर्स सेक्शन 121। ये आरटीपी, रिसेंट आरटीपी में 19 में भी आया हुआ है, हालांकि इतनी रिसेंट भी नहीं है बट आया हुआ है। सेक्शन 121 lays down that no appeals whatsoever can be filed against the following orders। ये कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं हो सकता। अब बताऊँ ये कौन से ऑर्डर्स हैं? ये किसी कोर्ट के ऑर्डर नहीं है, ये इंटरनल ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो कैसा? पहला, एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर और अदर अथॉरिटी एम्पावर टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर। अरे भाई, एक ऑफिसर ऑर्डर दे रहा है दूसरे ऑफिसर को कि ये चीज़ मैं तेरे पास ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये बोलने के लिए तो ऑर्डर है, और ये कॉपी टैक्स पेयर को भी मिलता है कि आज से तेरा ऑफिसर ये है, तेरा कमिश्नर ये है। तो क्या इसके अगेंस्ट आई कैन गो एन अपील टू AT और कोर्ट कि भाई ऑफिसर चेंज हो गया मेरा? नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्डर है ना। या फिर एन ऑर्डर पर्टेनिंग टू द सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट। भाई मैंने सीज वीज करवाया है, उसके अगेंस्ट में जाके इफ़ आई वांट आई कैन आस्क फॉर रिलीफ, बट आई कैन नॉट अपील कि नहीं ये तो हो ही सकता, गलत है। अरे डिपार्टमेंट के पास पावर है सीज करने का, रिटेंशन करने का, बहुत गलत है। एन ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन अंडर द एक्ट। कोई भी ऑर्डर ऐसा है जो प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन हो चुका है एक्ट में, तो उसमें भी आप अपील नहीं कर सकते। या फिर ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 80 पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट्स। भैया आपको वो 24 महीने का इंस्टॉलमेंट मिल गया पेमेंट का, अब आप अपील कर रहे हो मेरे को 24 महीना दिया, मेरे को तो 5 साल चाहिए, कैन यू डू दैट अपील? नो, तेरे को जितना मिला EMI चुपचाप EMI ले, उतना ज़्यादा बोलने का नहीं। तो ये बता दिया कि इन 4 केसेस में आप नहीं कर सकते अपील। ठीक है, आई होप चैप्टर समझ में आया हो और चैप्टर में मज़ा आया हो। मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। थोड़ा बहुत बीच में नींद आया हो तो मैं कुछ कर सकता नहीं उस बात का, बट यही है जो भी है। इसी के साथ लेते हैं अलविदा, एंड हम लोग ऑलमोस्ट आखिरी चरण सीमा पे आ गए हैं सीरीज़ के। बहुत जल्द सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे और फिर देखते हैं किसी नए सफ़र में कहाँ मिलेंगे।
चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, अलविदा, बाय बाय।